देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अनसुनी बातें जो कि ज़्यादातर हमें उलझा कर रखती हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं चाचा की बेटी की शादी में गया था। तो उसके बाद मेरा सामना एक ऐसी चीज़ से हुआ जिसे देखने के बाद मुझे उन चीज़ों पर यकीन हुआ जिस पर मैं कभी भरोसा नहीं करता था। उस चीज़ पर मैं भरोसा करने पर मजबूर हो गया था। तो दोस्तों, आखिर क्या थी वो चीज़? वहाँ पर मैंने क्या देखा? ये सब तमाम बातें जानने के बाद आप लोग भी डर से कांप उठोगे। बात कुछ ऐसी है, जब मैं मुंबई जैसे शहर में रहा करता था तो उस समय मेरी फैमिली और साथ ही मेरे गांव के परिवार के कुछ लोग भी वहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पर काम के लिए बहुत सारी कंपनियाँ थी, जिसके चलते हम लोगों ने काम के लिए उन लोगों को भी अपने साथ लगवा लिया था। हम सभी साथ में रहा करते थे। उस वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें खबर मिली कि गांव में जो मेरे चाचा लगते हैं उनकी बेटी की शादी तय हो गई है, जिसके चलते हम सभी लोगों को गांव में जाना था। उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी, क्योंकि मैं उसकी शादी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी शादी में मुझे बहुत सारा काम करना था और मुझे मज़ा भी बहुत आने वाला था, क्योंकि शादी में लड़कियों का जो आना होता था और उनके साथ फ्लर्ट करना, ये तो मेरी और मेरे दोस्तों की पुरानी आदत थी। कुछ दिन के बाद हमें निकलना भी था, जिसके चलते मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद उस बहन का कॉल भी आ गया और उसने बोला कि उसे कोई कपड़ा चाहिए, जिसके चलते मैंने उसके लिए वो कपड़ा भी खरीद लिया। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। और फिर उसके बाद जब वो दिन आया तो हम सभी लोग घर पर ताला मार के निकल पड़े स्टेशन की ओर। जब हम स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद हम लोग ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। उस वक्त सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी की झलक थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि शादी में सबको मज़ा आने वाला है। खैर, जब समय बीता तो उसके बाद ट्रेन के आने का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न के सुनते ही हम लोग खड़े हो गए, और जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो उसके बाद हम सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद हम लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। और जब ट्रेन के चलने का समय हुआ तो ट्रेन अपने तय समय पर स्टेशन से निकल पड़ी। ट्रेन अब स्टेशन से काफ़ी दूर आ गई थी, जिसके बाद हम लोग आराम करने लगे, क्योंकि हम सुबह अपने स्टेशन पहुंचने वाले थे। खैर, जब सुबह हुई तो तब तक हम अपने स्टेशन पहुंच गए। और उसके बाद जब हम स्टेशन से अपने गांव के लिए निकले तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे दूसरे चाचा, जो कि ऑटो चलाते थे, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। फिर हम उनके आने का इंतज़ार करने लगे। जब कुछ देर के बाद वो आए तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े गाँव की ओर। जब हम गाँव पहुँचे तो उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर पर पहुँचने के बाद मैं अपने दोस्त से मिला। दोस्तों से मिलने के बाद मैं गांव का माहौल देखने के लिए गया तो गांव का माहौल उस वक्त ठीक ठाक था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरी वजह से यह माहौल ख़राब होने वाला है। उस समय मुझे ऐसा ही लग रहा था, जिसके चलते मैंने सोचा कि अब मुझे घर पर जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त जब मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भाई, तुझे स्कूल के बारे में तो पता ही नहीं है ना। उसकी ये बात सुनते मैंने उनसे बोला, हाँ भाई, ये बात कैसे बोल सकता हूँ। दरअसल हमारे गांव में एक बहुत ही पुराना स्कूल था। हालांकि वहां पर बच्चे दिन के वक्त तो पढ़ते थे, लेकिन रात के वक्त कोई भी इंसान वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि बहुत पहले गांव के दो लोग उस भूतिया स्कूल में गए थे सोने के लिए। लेकिन वहां पर सोना उनके लिए इतना भारी पड़ा कि उन दोनों में से एक ही बचकर आया, और वो भी पागल हो गया। उस आदमी के पागल होने के बाद गाँव में ये बात फैल गई, और जैसे तैसे लोगों ने इस बात को दबाया। लेकिन जब एक घटना दोबारा हुई तो उसके बाद सभी लोग उस स्कूल से डरने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो स्कूल कभी बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि दिन के वक्त कभी भी किसी के साथ कोई हादसा नहीं होता था, जिसके चलते स्कूल के लोगों ने स्कूल को हमेशा चालू ही रखा। उस वक्त मैं भी उस स्कूल में घूमने के लिए जाया करता था, लेकिन रात में कभी मैं उस स्कूल के पास ही नहीं गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या है जिस वजह से कोई भी वहाँ नहीं जाता। फिर उसके बाद मैं शहर आ गया तो गांव के बारे में ज़्यादा याद नहीं करता था। इतने दिनों के बाद जब मैं गांव आया तो इन लोगों ने मुझे दोबारा उस स्कूल के बारे में याद दिला दिया। खैर, मैंने उन लोगों से कहा,
यार चल मैं आता हूँ अभी। जिसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे मन में अभी यही सब ख्याल उमड़ रहे थे, लेकिन इस बार मेरा मन कहे जा रहा था कि मैं इस बार उस स्कूल में जाके पता करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस गांव के लोगों को आज भी डरा कर रखी है। उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा, और फिर मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया और उसके बाद उसे जैसे तैसे करके राजी किया। वो वहाँ पर जाने के लिए मना तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैंने कैसे भी करके उसे मना ही लिया कि उस स्कूल में हमें जाके पता लगाना है। कर उससे बातचीत करने के बाद उस समय मैं शादी के कुछ कामों में लग गया, और फिर जब रात हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज एक बार फिर उस स्कूल की झलक देख लेता हूँ। और यही सब सोचने के बाद मैंने निहाल को फ़ोन मिला दिया और फिर उसके बाद उससे कहा कि गांव की रोड पर मिल। ये बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया, और फिर जब हम उस स्कूल के पास गए तो उसके बाद हमारे सामने वही पागल आदमी आ गया, और उसके बाद उसने बोला कि इस स्कूल में मत जाओ, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। दोस्तों, उस पागल आदमी की बातें हमें बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर रही थी, जिसके चलते मैंने निहाल से कहा कि भाई इसको साइड कर और अंदर चल। निहाल को ये कहने के बाद मैं अंदर की ओर बढ़ गया, और निहाल उस आदमी को एक दो झापड़ मार के पीछे पीछे आ गया, और उसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। जब हम उस स्कूल के पास गए तो स्कूल देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे उस स्कूल में अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने निहाल से मना कर दिया था कि आज हम इस स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, आज हम इस स्कूल के बाहर का ही नज़ारा देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ है या हमें बस झूठी बातें ही बताई गई हैं। जब मैं और निहाल उस स्कूल के चारों तरफ से देख रहे थे तो तभी वहाँ पर एकदम से काली बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों को सुनते ही निहाल एक पल के लिए डर गया कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आनी शुरू हो गई हैं। उस वक्त मुझे थोड़ी घबराहट तो होने लगी थी, लेकिन मैं अपनी घबराहट को कैसे भी करके शांत कर लेता था, क्योंकि अगर मैं अभी से ही हार मान लेता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जिसके चलते मैं बहुत ही सावधानी से उस वक्त सब चीज़ों को संभाल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक से वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से हवा भला कैसे चलने लगी। मैंने उसी समय निहाल से बोला कि चल भाई एक जगह पर रुकते हैं, क्योंकि हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही हैं। फिर जब हम एक जगह पर गए जहाँ पर हवाएं कम आ रही थी कि तभी वहाँ पर एकदम से बिजली कड़कने लगी। हमें ये तो समझ गए थे कि अब बारिश बहुत ही तेज होने वाली है, क्योंकि एक तो वहाँ का नज़ारा और ऊपर से मौसम का बिगड़ना, ये सब मेरी समझ से परे जा रहा था कि एकदम से सब कैसे बदल सकता है। अभी मैं वहाँ पर खड़े खड़े यही सब सोच रहा था कि उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई। उस वक्त माहौल पूरा अजीब हो गया था, क्योंकि अब हम घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बारिश जो इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि हमें घर जाने में लेट भी हो रहा था। खैर जब समय बीता तो बारिश की बूंदें भी थोड़ी कम हुई। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि यही सही समय है यहाँ से निकलने का। कहीं बारिश तेज हो गई तो पूरी रात यहीं पर हम फंस जाएंगे। अभी मैं वहाँ से जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता कि तभी एकदम से हमें किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने उस आवाज़ को सुना तो उसके बाद मेरे बढ़ते कदम कुछ देर के लिए वहीं ठहर गए, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर कौन है यहाँ पर। उस वक्त मैं वहाँ पर खड़ा होकर के ये सब देखने लगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब कुछ देर उस आवाज़ को सुनने के बाद मालूम पड़ा कि वो आवाज़ स्कूल के भीतर से आ रही थी, तो उस आवाज़ को जब मैंने गौर से ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो कोई आदमी हो। कि आखिर ये लोग हैं कौन। जब मैंने निहाल से अंदर जाने के लिए बोला तो उसके बाद उसने साफ मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा। खैर उसकी बात सुनने के बाद मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उससे पहले ही बोला था कि हम स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, जिस पर उसने हामी भी भरी थी। और फिर क्या था, मैंने उसे कहा कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। और मेरी बात सुनते निहाल के चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी, जो ये साफ जाहिर कर रही थी कि उसे यहाँ से जाने की कितनी जल्दी मची है। मैंने उस वक्त वहाँ से निकलना ही ठीक समझा।
और फिर उसके बाद जब मैं निहाल के साथ वहाँ से जाने लगा कि तभी अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जब मैंने सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए स्कूल की तरफ आ रहा था। उस आदमी को देखते ही मैंने सोचा कि यार ये कौन है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई पुराने ज़माने का आदमी हो, क्योंकि उसका पहनावा और उसके चलने का तरीका बहुत अलग था। जिसके चलते मैंने निहाल से कहा कि यार ये आदमी इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। जब मैंने निहाल से इस बात का जिक्र किया तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। जिसके बाद मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके चलते मैंने निहाल से बोला, अच्छा चल छोड़, यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि अभी हमें घर भी जाना है। निहाल को ये बात कहने के बाद मैं उसको लेकर के जाने लगा। जब हम स्कूल से बाहर की ओर आ गए तो तब जाके हमारी थोड़ी जान में जान आई। उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर वो लोगों की आवाज़ और शराब की बोतल लिए उस आदमी की बातें मुझे अंदर ही अंदर निचोड़े जा रही थी। खैर उस वक्त तो हम अपने घर पहुंच गए और घर पर पहुंचने के बाद अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप सो जाता हूं और फिर अगले दिन इसका कुछ सोचता हूं। और फिर जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं काम काज में लग गया, क्योंकि शादी का दिन था इसलिए आज काम कुछ ज़्यादा था। दिन भर काम करने के बाद जब रात हुई तो उसके बाद मैंने निहाल से कहा कि अरे भाई बोतल रेडी है ना, क्योंकि दोस्तों अगर शादी के वक्त हम शराब नहीं पीते तो हमारे लिए वो शादी नहीं लगती। इसलिए मैंने निहाल को दारू लाने के लिए पैसे दे दिए थे और उसके बाद वो दारू लेकर के भी आ गया था। लेकिन अब समस्या ये थी कि हम दारू पिएंगे कहाँ पर, क्योंकि दारू पीने की जगह हमें कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। शादी के वक्त सब लोग हर जगह आ जा रहे थे। इसलिए मैंने निहाल से कहा कि भाई एक काम करते हैं यार, चलो उस भूतिया स्कूल में जा करके ही इस बोतल को ख़त्म करके आते हैं। मेरी बात सुनने के बाद निहाल उस वक्त थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मैंने उसकी घबराहट को दूर करने के लिए बोला, थोड़ी देर में आता हूँ, तू तैयार रहियो, हम जल्दी पैक पी के आ जाएंगे। और यही सब बोलने के बाद मैं चला गया। जब मैं वहाँ के काम से फ्री हो गया तो उसके बाद मैं निहाल के साथ उस स्कूल की तरफ जाने लगा। जब हम उस स्कूल के पास पहुँचे तो उसके बाद हमें वो पागल आदमी वहाँ पर नहीं दिखा। जिसके बाद हमने सोचा कि चलो वो मुसीबत भी गई। उसके बाद हम दोनों उस स्कूल के करीब पहुँच गए और उसके बाद हम दारू के पैक बनाने लगे। जब हम दारू के पैक बना रहे थे कि तभी उसी वक्त हमारे कानों में एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ये कह रही थी कि मेरे लिए भी एक पैक बनाओ। अब ये सुनते ही हम दोनों के तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जिसके बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। इसलिए मैंने निहाल को यहाँ से निकलने के लिए कहा। लेकिन जैसे हम वहाँ से आगे की ओर बढ़ते कि तभी स्कूल से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही एक पल के लिए मेरे बढ़ते कदम वहीं पर ठहर गए और उसके बाद मैंने निहाल से बोला कि ये आवाज़ कैसी है। उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जैसे आज मैं पता लगा लूँगा कि कौन है यहाँ पर जिसने ये अफवाह फैला रखी है। उस समय स्कूल के अंदर जाने की सोची और उसके बाद मैं अंदर जाने लगा। जब मैं उसके अंदर जा रहा था तो उसने बोला कि भाई अंदर जाना ठीक नहीं है। उसकी बात को मैंने नज़रअंदाज किया और उसके बाद मैं स्कूल के अंदर जाने लगा। मेरे पीछे पीछे निहाल भी अंदर आ गया और जब मैं स्कूल के अंदर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। दरअसल उसके अंदर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसके चलते हम उस कमरे में नहीं जा सकते थे। खैर उस वक्त उस ताले को तोड़ने का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन निहाल मुझे वहाँ से बाहर लेकर के आ गया था। और जब हम बाहर आ गए तो उसके बाद हमने जो देखा उसे देखकर तो हमारी सिट्टी विट्टी गुल हो गई। दरअसल हमने देखा कि एक आदमी हमारे सामने खड़ा था और उसके बाद वो हमसे कहे जा रहा था कि मुझे भी इस दारू की वजह से मेरे ही दोस्तों ने मुझे यहीं पर मार दिया था। उस आदमी की ये बात सुनते ही हमने उससे कहा कि आप कौन हो, जिस पर उसने जवाब देते हुए बोला मैं वही हूँ जिसकी तलाश में तुम लोग यहाँ पर आए हो। उसकी ये बात सुनते मैंने उससे कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। ये बात बोलते ही जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो उसके बाद हम दोनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उसके बाद हम डर से कांप उठे। हम दोनों की हालत इस कदर ख़राब होने लगी थी कि हमें बस वहाँ से भागने की पड़ी थी। और जब हम दोनों वहाँ से सीधा भागने लगे कि तभी वहाँ पर फिर से बारिश होने लगी। बारिश को होता देख हम दोनों ने वहाँ पर रुकने की बिल्कुल भी नहीं सोची। हम बारिश में भीगते हुए सीधा उस स्कूल से बाहर निकल गए
और उस वक्त हम थोड़ा नशे में थे, जिसके चलते हम बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से निकलकर अपने गांव पहुंच गए। जब हम घर पहुंचे तो उसके बाद उसी वक्त मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुझे बार बार वही दिखने लगा। मैं उस वक्त अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, जिसके बाद निहाल ने मेरे घर में सारी बात बता दी और उसके बाद घर वाले मुझे एक बाबा के पास ले गए और वहाँ उन बाबा ने बोला कि तुमने वहाँ पर जाकर ठीक नहीं किया। किसी भी तड़पती रूह के पास जाना कभी भी सही नहीं होता है। वो तो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंदी में थी जो उस आत्मा ने तुम्हें छोड़ दिया। उस आत्मा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था, जिस वजह से वो वहीं पर आज भी मौजूद है। और अगर तुम लोग उस आत्मा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें उसके कंकाल को गंगा में विसर्जित करना पड़ेगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। बाबा ने ये भी बता दिया था कि उसका कंकाल कहाँ पर है, जिसके बाद हमने उसके कंकाल को ढूंढा और गंगा में विसर्जित कर दिया। और दोस्तों उस दिन से आज तक उस स्कूल में कोई भी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों ये थी मेरी डरावनी कहानी, जिसे अगर मैं आज भी याद कर लेता हूँ तो मेरी रूह अंदर से कपकपा जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।